नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। INDIA में मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी मची हुई है। कहने को ये सब पार्टियां एक हैं, लेकिन अंदर खाने सब के सब मुस्लिम वोट बैंक के पीछे भाग रहे हैं। और इसी का ताजा नमूना बिहार में तब देखने को मिला जब राबड़ी देवी ताजी की पूजा करती नजर आई और ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल है। फिर हरियाणा के मेवात की हिंसा का बचाव करने वाले भी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के ही पैरोकार हैं। और इन सब के बीच अब जब दिल्ली सरकार के अध्यादेश से जुड़ा बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे? क्या कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे या कांग्रेस केजरीवाल की करतूतों का बदला लेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ओंकार चौधरी जी। नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए अंजू जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर ये बताइए कि राबड़ी देवी ताजिया घर में बुलाकर उसकी पूजा अर्चना कर रही थी, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। क्या कोई जादू टोना कर रही है, टोटका कर रही है कि ईडी और सीबीआई से उनके परिवार को कोई बचा ले? 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, बाकी बच जाए। देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं इस तरह के जब दृश्य हमारे सामने आते हैं तब। एक तो ये सवाल खड़ा होता है कि इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो तो आरजेडी का ही वोट बैंक है। थोड़े बहुत नीतीश बाबू को मिल जाते हैं कभी कभी, कुछ कुछ सीटों पर, कुछ कुछ पॉकेट्स में थोड़े बहुत कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। पर ये सब करके आप मैसेज क्या दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि क्या कभी हमने, आपने या राबड़ी देवी के परिवार ने ये देखा है क्या पूरे देश में कि जब ये रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, जो दूसरे अवसरों पर हिंदुओं की तरफ से इस तरह की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, तब किसी मुस्लिम लीडर ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मुस्लिम लीडर ने कभी ऐसी शोभा यात्राओं की अगवानी की है क्या? अगर वो नहीं कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, इसके मतलब क्या है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकत जो सो कॉल्ड कट्टर तुष्टीकरण वाले चेहरे हैं उन्होंने भी इस तरह का काम किया हो। मुझे ममता बनर्जी का याद नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी ने भी कभी ताजियों की आरती उतारी हो या ऐसा काम किया हो। हालांकि वो जो उनकी छवि बन गई है, जो उनके बारे में परसेप्शन बन गया है, वो ये है कि जब दुर्गा पूजा होती है तो वो तमाम तरह की शर्तें आयद करने लगती हैं। जब कोई शोभा यात्रा निकलने वाली होती है तो वो सार्वजनिक रूप से कहती हैं कि फला इलाके में ये शोभा यात्रा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मतलब मुस्लिम एरिया में नहीं जानी चाहिए। मतलब जैसे मुस्लिम एरिया को इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश घोषित कर दिया। अपनी ही धरती है, अपना ही देश है, बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं की, और उन पर ही तमाम तरह की पाबंदियां थोपी जाती हैं। और वोट बैंक का तुष्टीकरण ऐसा भी क्या कि आप इस तरह की चीजें ऑन कैमरा करें? ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा आप कर ही क्यों रहे हैं इस तरह की चीजें? आप जैसे नीतीश कुमार ने एक शुभकामना संदेश दिया था मुहर्रम के लिए, ऐसे आप भी जारी कर देते, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन इस तरह का भोंडा प्रदर्शन और एक मतलब अतिरेक पूर्ण मैसेज भेजना, ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, वो अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं और जो शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं हिंदुओं की तरफ से, उसमें इनकी उपस्थिति या भागीदारी या इनकी सद्भावना और शुभकामना दिखाई नहीं देती है, तो अच्छी बात है। उन लोगों में भी एक मैसेज जा रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा। लेकिन ऑन कैमरा करेंगे तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो मैसेज आएगा। लेकिन इस वक्त ये जो डॉट डॉट वाला गुट है, डॉट डॉट वाले पार्टियां हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब में सर होड़ मची हुई है कि कौन मुस्लिम वोट बैंक के ज्यादा करीब है, किसके पाले में ज्यादा वोट आएंगे। क्योंकि सबका वोट बैंक तो एक ही है।
और इसीलिए शायद राबड़ी देवी को लगाओ कि एक कदम आगे बढ़कर ये भी कर लिया जाए। देखिए, इस पे मैं थोड़ा सा विस्तृत जवाब दूंगा। ये जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी, इसमें आपने देखा होगा अलग अलग प्रदेशों से जब ये गुजर रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी कांग्रेस के उस जमावड़े में जो राहुल गांधी के पीछे चल रहा था, उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनमें गोल टोपी वाले भी थे, कुछ दूसरे तरीके के भी लोग थे। और ये भी देखा गया कि खास तौर से जब ये दिल्ली पहुंची और दिल्ली से जब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ी, तब जो लोनी का इलाका था या आगे बागपत या फिर बड़ौत या फिर शामली और वहाँ से फिर ये कैराना की तरफ गए, तब भी ऐसे लोगों की उपस्थिति बहुत बड़े पैमाने पर दर्ज की गई थी, नोटिस की गई थी। और उसके बाद 2 राज्यों के चुनाव हुए। एक राज्य का चुनाव तो उसी समय हो गया था जब ये यात्रा चल रही थी, हिमाचल का। हिमाचल में हालांकि मुस्लिम वोटर्स उतनी संख्या में नहीं है, लेकिन उसके बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ और कर्नाटक में मुस्लिम्स के संगठनों ने ही ये दावा किया कि हमने, यानी बहुतायत संख्या में 88% मुस्लिमों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया है और जो बाकी के 12% हैं उन्होंने जेडीएस को दिया है। एक और घटना हुई, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की सागर दिघी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। वो सीट जो है टीएमसी ने जीती थी और जब सीट खाली हुई तो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई, जिसे बाद में ममता बनर्जी ने टीएमसी में शामिल कर लिया। यानी वहां इनका स्कोर 0 ही रहने दिया। विधानसभा में इनका भी 0 था और वामपंथियों का भी 0 था। ऐसा क्यों किया ममता बनर्जी ने? क्योंकि ममता बनर्जी अंदर से हिल गई जब सागर दिघी का रिजल्ट आया। उनको लगा कि कर्नाटक में अगर 88% इनको मिल रहे हैं और सागर दिघी में भी यही जीत रहे हैं हमारी सरकार होते हुए भी, इसका मतलब ये है कि 2024 में जो मुस्लिम हैं वो कांग्रेस के लिए अपना मन बना रहे हैं या बना चुके हैं। और यही मैसेज जो अलग अलग राज्यों में तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं या उस तरह की राजनीति करते हैं, उन सारे चेहरों और नेताओं को मतलब रिसीव हो गया, पता लग गया। अखिलेश यादव से लेकर के जितने भी लोग थे, यहाँ तक के केजरीवाल और कई दूसरे चेहरे जो थोड़ा सा हिचक रहे थे कि हमें ये जो मुहिम चल रही है, पहले केसीआर ने शुरू की, उसके बाद नीतीश बाबू ने की, बीच में ममता बनर्जी ने भी मुंबई की, दिल्ली की दौड़ लगाई थी कि इस मुहिम का हम हिस्सा बने या नहीं बने। तो ये जो कर्नाटक और सागर दिघी का नतीजा आया, उसके बाद ये कुछ भ्रमित हो गए और इन्होंने सोचा कि शायद कांग्रेस के साथ हम हैं। ये संकेत देना जरूरी है इस कम्युनिटी को, पूरी को। बाद में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सीटों के बंटवारे के समय जूते में पैजार होगा कि नहीं होगा, वो बाद की बात है। लेकिन अभी मैसेज देने की बात थी और ये मैसेज देने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए, पहले पटना में और उसके बाद फिर बेंगलुरु में। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते, कंपल्सन्स की वजह से ये सब एकजुट हैं, वरना ये एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। और ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी, सीट शेयरिंग की बात आएगी अलग अलग राज्यों में, तो ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। और देखिएगा, अभी हम अगस्त के बिल्कुल एकदम शुरू में हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर आते आते बहुत कुछ हो चुका होगा। गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका होगा और जिस रूप स्वरूप में ये बेंगलुरु में दिखाई दिए थे, अगर इसके आधे भी निकल भागे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक सारी कवायदें शुरू हो चुकी होंगी। अंजू जी, सीटों को लेकर के भी
बहुत हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ममता बनर्जी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी होंगी, अखिलेश यादव भी कह चुके होंगे कि अमेठी और रायबरेली के अलावा तुम्हारा कहाँ क्या टिकता है, और पिछली बार तो तुम अमेठी में भी जो है हार गए थे। तो अलग अलग राज्यों में जहां जहां कांग्रेस, अब ये कांग्रेस का जो सपना है कि हम 370 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, और आमतौर पर ये मान लिया जाता है ना कि जितने कैंडिडेट आप खड़ा कर रहे हैं उसके 50% में, यानी आधे में आपकी विनेबिलिटी की जो है संभावना रहती है। तो कांग्रेस तो सपना ये देख रही है ना कि जैसे 2004 में हम 145 सीटें ले आए थे, तो हम अगर 2024 में भी 140 से 150 55 तक ले आए तो शायद फिर हमारी कोई संभावना बन सकती है। तो अब राजनीतिक जो जानकार हैं वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि ऐसा क्या करिश्मा कर दिया है इन 5 सालों में, 4 सालों में कांग्रेस ने कि वो 52 से उछल करके 3 गुना सीट ले आएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं। और मोदी सरकार ने भी ऐसे कोई पाप नहीं किए हैं कि लोगों में कोई बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दिखाई दे रहा हो। इनफैक्ट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दे ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ कुछ घटनाएं जो ये जैसे नूह में हो गई, मेवात गुरुग्राम में हो गई, तब जरूर लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर होता है और वो पूछते हैं कि भाई आप हिंदुओं के बल पर ही अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाते हैं, उनके वोट बैंक की वजह से आप यहाँ हैं, और अगर आप हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हिंदू क्यों आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। तो तब जरूर ये गुस्सा दिखाई देता है, वरना हिंदू भी जानते हैं, बहुसंख्यक आबादी भी जानती है और कि कोई विकल्प अभी है नहीं। सर, लेकिन आपने ये जो नूह और मेवात की बात की, ये भी तो तुष्टिकरण की राजनीति का एक नमूना ही तो है, क्योंकि देखिए ना, जो हालात वहां पैदा हुए उसको लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं और फिर घिर फिर कर यही कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये तो बीजेपी का खुद का किया धरा है, सरकार उनकी है, हालात को वक्त रहते भांप नहीं पाई खट्टर सरकार, उनका खुफिया तंत्र नाकाम हो गया। ये आग इन्होंने खुद ही लगाई है और 2024 तक तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। जहां ये घटना हुई है वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद क्यों किसी अपने हिस्से में आग लगाना चाहेगी? मतलब ये तो बेहूदगी की बात है कि कोई इस तरह की बातें करे। हाँ, ये पुलिस का, प्रशासन का, बहुत हद तक सरकार का जो खुफिया तंत्र है उसका फेलियर है। मैंने कल भी अपने एक वीडियो में कहा था, आज भी अब से करीब 1-1.5 घंटा पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें कहा है 3 महीने पहले करीब 5000 पुलिस अधिकारियों और जवानों ने नूह के करीब 14 गांवों में एक साथ छापेमारी की थी। पूरी रात वो ऑपरेशन चला था और उसमें 100 से ज़्यादा साइबर क्राइम के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। कंप्यूटर बरामद किए गए थे, बहुत सारे सिम बरामद किए थे, मोबाइल फ़ोन के इंस्ट्रूमेंट, स्कैनर और बहुत सारी ऐसी सामग्री और दस्तावेज बरामद किए थे, जिससे ये पता चलता है कि ये जो इलाका है मेवात का, ये साइबर क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ था। जामताड़ा की तरह यहाँ भी साइबर क्राइम के अपराधी बहुत बड़ी संख्या में थे, और जब ये इनपुट मिले थे तब से सेंट्रल एजेंसियां और हरियाणा पुलिस मिलकर के इस ऑपरेशन की रणनीति बना रहे थे और 3 महीने पहले उसको अंजाम दिया गया था। उसके बाद भी अगर हरियाणा सरकार नेग्लिजेंसी दिखा रही थी, या जो वहाँ की पुलिस थी जिसने ये कार्रवाई की थी वो सोए पड़ी थी और मतलब इसके प्रति लापरवाह थी कि जिनकी रोजी रोटी छीनी है, चाहे वो लूटपाट करके ही अपना घर चला रहे थे और पैसा बना रहे थे, लेकिन जिनकी रोजी रोटी छीनी है, जो अंदर गए हैं, जिन पर तमाम तरह के एलिगेशन लगे हैं और धाराएं लगी हैं, वो उनसे जुड़े हुए लोग और उनके रिश्तेदार और जो बेनिफिशियरी थे वो चुप होकर के बैठ जाएंगे, ये कैसे संभव है?
इसलिए ब्रजमंडल यात्रा को, मोनू मानेसर को और दूसरे लोगों को बहाना जरूर बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे एक सोची विचारी रणनीति थी, साजिश थी, एक मैसेज देने की कोशिश थी कि भाई अगर आप, मतलब जो लूट मार करने वाले जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको मैं देशद्रोही कहूंगा, जो आधुनिक तौर तरीकों से लोगों को ऑनलाइन लूटते हैं, ऐसे साइबर अपराधियों पर अगर आप हाथ डालेंगे तो फिर हम भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कैसे चूक हुई है शासन प्रशासन से, और क्यों नहीं इन चीजों का ध्यान रखा गया कि 3 महीने पहले आपने जो किया था और इसी इलाके से ये यात्रा होकर के निकलने वाली थी, तो क्यों नहीं आपने एहतियातन वो सारे स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए जिनकी जरूरत थी। तो ये फेलियर मैं कहूंगा। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कोई गवर्नमेंट अपने ही स्टेट के किसी हिस्से को जलाएगी या जलवाएगी, इससे ज्यादा बेहूदगी की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। और सर इस मामले में तो ये बात भी सामने आ रही है ना कि वहां पे जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर कहा था कि उस इलाके में आकर तो देखिए। तो जब इस तरह की बातें भड़काऊ बयानों के दायरे में आती हैं, तो इन लोगों के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। जनप्रतिनिधि और इस तरह की बातें विधानसभा में खड़े होकर करते। देखिए, पूरे देश में जितने जिले हैं उनमें सबसे खराब माली हालत वाला, अर्थव्यवस्था वाला जो जिला है वो यही है। और हरियाणा में सरकारें तो सबकी रही हैं ना। 70 के दशक में जिनको विकास पुरुष कहा जाता था, बंसीलाल, वो चीफ मिनिस्टर रहे। इसके बाद बनारसी दास गुप्ता से लेकर के भगवत दयाल शर्मा, फिर भजन लाल बने, फिर बंसीलाल बने, फिर भजन लाल बने, उसके बाद फिर ये देवीलाल 77 में और 87 में, फिर उनके साहबजादे ओम प्रकाश चौटाला, फिर जब हरियाणा विकास पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बंसीलाल बने। उसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे। यानी कई दलों की सरकारें हरियाणा में रही हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि 2014 के बाद नूह की या मेवात की ये आर्थिक बदहाली हुई है। जब से हरियाणा अलग बना है 1966 में, पंजाब से अलग बना है, तब से हरियाणा के कई जिलों का विकास हुआ है। आर्थिक तौर पर हरियाणा बहुत ही समृद्धशाली राज्य माना जाता है। अगर पर कैपिटा इनकम भी देखें तो वो भी मुझे लगता है कि कुछ साल पहले, तो अभी का मैं नहीं कह सकता, मेरे सामने आंकड़े नहीं है, पर गोवा के बाद फिर हरियाणा का नंबर आता था। तो मेरा कहना ये है कि अगर इस पूरे इलाके, जो बिल्कुल एकदम गुरुग्राम से लगा हुआ इलाका है, मानेसर से और दूसरी जगहों से लगा हुआ इलाका है, फरीदाबाद पलवल से लगा हुआ इलाका है, फरीदाबाद और गुड़गांव का जब हम नाम लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो औद्योगिक क्रांति के और आधुनिक शहरों के चेहरे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और ठीक उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपका मेवात का, नूह का इलाका शुरू हो जाता है, जो इस देश के सबसे गरीब जिलों में शुमार किया जाता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल ये सरकार, या इससे पहले की सरकारें भी जिम्मेदार हैं? और दूसरे, अगर यहाँ पर क्रिमिनल्स का जमावड़ा है, अगर ये अड्डा बना हुआ है ऐसे लोगों का, तो उनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हम इसी सरकार को ले लें, अगर इसी की सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि ये 2014 के बाद से कंटिन्यू है, अभी 8.5 साल हो गए हैं खट्टर साहब को भी बने हुए, तो फिर क्या किया गया है? और जो मैंने कहा था कि शासन प्रशासन का, पुलिस का, हमारे खुफिया तंत्र का और बहुत हद तक सरकार का ये फेलियर है। और विश्व हिंदू परिषद के मैं नेताओं के बयान सुन रहा था, बहुत ही नाराज है, बहुत नाराज है। और उन्होंने अपनी नाराजगी छिपाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें वहां लगा एक समय तो कि हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जिस तरह के हालात वहां पर पैदा कर दिए गए थे। और जिस शिवालय में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाएं
अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा हुई थी, उनमें अंबाला की भी थी, करनाल की भी, पानीपत सोनीपत की भी थी, उनमें रोहतक की भी थी, उनमें जींद और हिसार तक की महिलाएं और पुरुष आए थे ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने के लिए। उन सब ने अपनी जान बचाई मंदिर परिसर में इकट्ठे होकर के। और वहाँ एक एडीजीपी महिला थी, उन्होंने जो है उनको एक तरीके से कवर किया कि कोई दंगाई उस तरफ ना आने पाए। ये तो मतलब थैंकफुल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, हरियाणा सरकार को भी और लोगों को भी। पता लगने के 2 घंटे के भीतर वहां से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी उन लोगों की, और वहां से उनको रेस्क्यू किया गया। तो बहुत सारे सवाल अंजू जी इस घटना ने खड़े किए हैं, उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। और नंबर 2, इस समस्या का समाधान गंभीरता से करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो चलिए हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है जहां पर ये सब कुछ हो रहा था। अगर ये दूर दराज के इलाके में कहीं हुआ होता तो आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति होती, वहां तक तो सबको पहुंचने में वक्त भी लगता। और ये तो दिल्ली के साथ सटा हुआ इलाका है, वहां पर ये हाल हो गया। और अब सोचो कितना नुकसान हुआ है वहां पर। 80 से 100 गाड़ियां जला दी गई। मतलब तस्वीरें देखकर आदमी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ होता रहा। और ये सच बात है, एक दिन का काम नहीं है ये। काफी दिनों से, आप कह रहे हैं ना 3 महीने पहले जो ये हुआ था, उसके बाद से ही सारा असला तैयार किया जा रहा था, क्योंकि मोर्टार दागे गए पहाड़ियों से, गोलियां चली। सर मोर्टार कहाँ से आ गए भाई? इतने अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आ गए इन लोगों के पास? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है हरियाणा प्रशासन इसके जवाब ढूंढेगा। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं राष्ट्रीय राजनीति की तरफ। सर आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से साथ दे रही है अध्यादेश के मामले पर केजरीवाल का, आपको लग रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुत संजीदगी के साथ वो केजरीवाल के साथ खड़े नजर आएंगे, या यहाँ पर कांग्रेस अपना कोई खेल कर जाएगी? जिस तरह से ये सूचनाएं आ रही हैं कि लोकसभा में पेश हो चुका है, राज्यसभा में भी पेश होगा। राज्यसभा को लेकर के ही ज्यादा चर्चा चल रही है कि वहां पर इस बिल का क्या होगा। मैं पहले भी कह चुका अपने प्रोग्राम में भी और शायद आपके साथ भी कि राज्यसभा में भी कुछ नहीं होने वाला है, बड़े आराम से पास होगा। हो हल्ला करेंगे, बहिष्कार करेंगे, कुछ और काम करेंगे तो नुकसान इन्हीं का है। संजीदगी से बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे, मत विभाजन करेंगे, मशीनों पर संख्या उभरेगी तो वो ज़्यादा शालीन पूर्ण तरीका होगा, लोकतांत्रिक तरीका होगा। पर अतीत में भी हमने देखा है कि चाहे जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त करने का फैसला हो मोदी सरकार का, तब भी राज्यसभा में इनके पास बहुमत कहाँ था, लेकिन आसानी से वो काम हुआ। मतलब इतना महत्वपूर्ण बिल भी मोदी सरकार ने बड़े आराम से, और उसी सत्र में मुझे याद है 3 तलाक वाला मसला भी, एनआईए को अतिरिक्त शक्तियां देने वाला बिल भी, जो संशोधन बिल था वो भी, कई महत्वपूर्ण बिलों को उसी सत्र में पारित कराया था। तो इसमें भी नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का बयान ऑलरेडी आ चुका है, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया, हम सरकार के साथ हैं। नवीन बाबू का स्टैंड क्लियर हो गया है, उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं दोनों मामलों में। अध्यादेश पर भी, अध्यादेश की जगह जो बिल आ रहा है उसके लिए भी और अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी, तो सरकार को तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का जो प्रश्न आपने किया है कि क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही कांग्रेस को दिल्ली में रिप्लेस किया, इनकी पार्टी ने ही पंजाब में भी इनको रिप्लेस किया। जिन जिन राज्यों में भी कांग्रेस की हालत खस्ता हुई है, यानी उनका वोट बैंक खिसका है, वहां वहां आम आदमी पार्टी इलेक्शन में खड़ी थी, इसलिए उनका वोट बैंक खिसका है। जो इनकी पंजाब इकाई है उसने भी ऐतराज किया था कि आप इस अध्यादेश का विरोध ना करें, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े ना हो। दिल्ली में भी अजय माकन से लेकर के संदीप दीक्षित तक कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की कि इसके बहुत बड़े और
घातक नतीजे कांग्रेस पार्टी को भुगतने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व है, ये एक्चुअल में जिस तरह के स्टेप उठा रहा है और जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि आत्मघात करना, तो आत्मघात वाला जो इनका रवैया है, ये कांग्रेस पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कई बार क्या होता है, दिमाग में आपके कुछ ज़्यादा ही गर्मी घुसी हुई होती है कि हमें तो मतलब अगर अपना घर फूंकना पड़े और पड़ोसी का घर बर्बाद करना है तो हम अपने घर में भी आग लगाएंगे। तो ये रणनीति इनकी पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन पर बहुत भारी पड़ी थी। दिल्ली में कोई सीट नहीं आई, उससे पहले भी कोई सीट नहीं आई थी। 2 लोकसभा चुनाव जिसमें ना अरविंद केजरीवाल की पार्टी का खाता खुला, ना कांग्रेस का खुला। पश्चिम बंगाल में जब प्रतिष्ठित चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह पूरी ताकत के साथ लड़ती है और उस समय तो ऐसा माहौल बन रहा था कि लोग कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि सब जानते हैं कि उससे पहले विधानमंडल में केवल 3 विधायक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बीजेपी के पास थे। अच्छा, कांग्रेस के पहली विधानसभा में 44 एमएलए थे, वामपंथियों के भी करीब 22 के आसपास, 22 या 24 थे। और जब चुनाव हुआ तब क्या हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम पर राहुल गांधी ने भी और सीताराम येचुरी ने भी हाथ खींच लिए, ये सोच करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन जाए, इसलिए सीधा मुकाबला करवा दो ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी का, हम बैक कर जाते हैं। राहुल गांधी ने केवल एक रैली की थी वहां पर नक्सलबाड़ी इलाके में, उसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाकर के झांके ही नहीं। क्या हुआ नतीजा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कहां पहुंच गई, 3 से 77 पर। और आप कहां गए, 0। दोनों का खाता नहीं खोला, यानी आपने अपने आप को खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। तो ये काम अगर गलत नीतियां आप बनाएंगे, गलत स्टैंड आप लेंगे, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। और ये जो काम कर रहे हैं, आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट, ए डॉट, ये जो बना रहे हैं आप, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपने पुराने पाप छिपाने के लिए कि साहब चलिए हमने एक बड़ा आकर्षक सा नाम ढूंढ लिया है, अब मनमोहन सिंह के समय जितना हमने भ्रष्टाचार घोटाले किए थे सबको भूल जाओ, क्योंकि अब वो तो रहा नहीं यूपीए, अब ये नया हम ले आए हैं, तो अब हम नए हो गए, यानी हमने अतीत में कोई पाप नहीं किए। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जिन्होंने अतीत में आपको बहुत सारी गालियां दे रखी हैं, जिन्होंने ये कह रखा है कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, इंट्रोगेट करो, वो सारा उगल देंगी। तो ये चीजें क्या शो करती हैं। और जो आपकी प्रदेश इकाइयां हैं, उनके नेता जो आपको सचेत कर रहे हैं, आप अगर फिर भी सचेत नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो इन्फॉर्मेशन अभी आई थी शो से पहले कि लोकसभा में इन्होंने, यानी कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप जारी नहीं किया है अध्यादेश पर चर्चा और मतदान के लिए, तो ये अगेन शो करता है कि ये पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, इधर उधर। ये अभी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें भूमिका क्या लेनी है। और इस चक्कर में मुझे एक याद आ रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो पहले मुख्यमंत्री थे उनके, और वो कहीं जा रहे थे, तो अचानक सड़क पर जो है उनके काफिले के सामने एक हिरण आ गया। अब वो हिरण फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, कभी वो इधर भागता था कभी उधर भागता था, काफिले के चपेट में आ गया। और काफिले में चपेट में आने के बाद चूंकि गर्मी भी थी तो वो सड़क पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो चीफ मिनिस्टर ने अपना काफिला रुकवा लिया, रुकवा करके वो हिरण के पास पहुंचे तो उनके जितने भी साथ चल रहे थे, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, दूसरे लोग, कुछ मंत्री चल रहे थे, वो भी आ गए। तो उन्होंने पूछा कि इस हिरण की मौत क्यों हुई।
कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, गर्मी ज़्यादा है, पानी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी मौत इसलिए हुई कि ये फैसला नहीं कर पाया कि इसको दाईं तरफ जाना है या बाईं तरफ जाना है। ये कन्फ्यूजन में मारा गया। तो इनका हिरण जैसा हाल होने वाला है कांग्रेस वालों का। ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको राजनीति किस तरह की करनी है। इनको सिर्फ मोदी को हटाना है और इसके लिए ये तमाम गलत फैसले करते हुए जा रहे हैं। इनकी कैजुअलिटी होनी बिल्कुल तय समझिए आप। सर, एक मतलब के लिए केजरीवाल इनके साथ आए थे सारी विपक्षी पार्टियों के साथ, और एक मतलब के लिए ये सारी विपक्षी पार्टियां केजरीवाल के साथ जुड़ी थी। इन सबका मकसद एक ही है कि 2024 में मोदी को किसी ना किसी तरह से हटाना है। लेकिन केजरीवाल तो एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे राजनेता है जो अपना फायदा जहां ना हो वहां से तुरंत करनी काट लेते हैं। अब जब ये अध्यादेश, जैसे पूरे हालात दिख रहे हैं कि ये राज्यसभा में पास हो जाएगा, जो बिल है लोकसभा में पास हो जाएगा, तो केजरीवाल की तो हार हो गई। जो ये कहते थे कि 2024 का सेमीफाइनल होगा अगर ये बिल राज्यसभा में गिर जाता है, तो वो तो बहुत दिन तक इस डॉट डॉट वाले ग्रुप में रहेंगे नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो बना हुआ है ग्रुप मतलब के लिए साथ है, ये कितने दिन और सरवाइव कर पाएगा? केवल केजरीवाल नहीं अंजू जी, आप कुछ चेहरों पर नजर रखिएगा बारीकी से। हम लोग तो मिलते रहेंगे, आगे भी प्रोग्राम करेंगे ही, तब फिर चर्चा करेंगे इन चीज़ों का। अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, ये दो चेहरे तो कम से कम मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और अखिलेश यादव भी समय मिलते ही अलग होंगे। ऐसे तमाम चेहरे, ऐसी तमाम और शरद पॉलिटिकल पवार का क्या पार्टी, लग रहा है सर आपको? शरद पवार ऐसी का, क्योंकि मैं कह रही हूँ ऐसी शरद पवार का क्या लग रहा है, क्योंकि वो तो पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी दिख रहे थे। शरद पवार के पास पार्टी तो बची नहीं है। इनका भी हाँ, वही हाल हो गया है जो उद्धव ठाकरे का हुआ है। हाँ, और जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया, जिस तरीके से वो खिलखिला करके गर्मजोशी के साथ उनसे मिले, और जिस हम्म, तरह उन्होंने अपना हाथ मोदी की पीठ पर रखा, हम्म, जैसे शाबाशी दे रहे हों कि बहुत अच्छा काम किया आपने हमारी पार्टी हम्म, तोड़ करके और हमारे भतीजे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके। इससे क्या संकेत जा रहा है? इससे संकेत तो यही जा रहा है ना कि या तो मिली भगत है, उनको भी पता है, वो केवल फेस सेविंग कर रहे हैं, जो बयानबाजी और स्टैंड ले रहे हैं। और हम्म, भतीजे के प्रति भी उनकी कोई कटुता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस दिन शपथ लिया उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, उस दिन शाम को खबर आई कि वो तो सिल्वर ओक जा रहे हैं। शुरू में खबरें आई कि शरद पवार का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, बाद में पता लगा कि नहीं, प्रतिभा पवार के हाथ का ऑपरेशन हुआ है तो उनकी कुशल क्षेम पूछने जा रहे हैं चाची की। उसके बाद भी उनकी 2 मुलाकातें और हो चुकी हैं अपने चाचा से। तो ये सब क्या है? तो ये एक दूसरे को एक्चुअल में धोखा दे रहे हैं। और जो इनका वोट बैंक है, जिसके बल पर थोड़ी बहुत सीटें इनकी आती रही हैं, उसको भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये बताइए ना कि अगर पटना बैठक से लौटने के बाद शरद पवार ने जाकर के अपने नेताओं के बीच में ये कहा कि भाई 2024 में आ तो रहे हैं मोदी ही, हम्म, वो शरद पवार अगर उसके कुछ ही समय बाद उनकी पार्टी टूटती है, उनका भतीजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, उनके कई एनसीपी के विधायक मंत्री बन जाते हैं, तो क्या मतलब है इसका? इसका तो सीधा अर्थ ये है कि पर्दे के पीछे से सबकी सहमति है, पर्दे पर जब आते हैं, कैमरों पर जब आते हैं, तो कुछ और स्टैंड लेते हैं शरद पवार। तो ये बहुत ही संदिग्ध है उनका, और उनका भी हाल बुरा ही होने वाला है, अच्छा तो होने वाला है नहीं। जी। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। नूरा कुश्ती चल रही है, अंदर खाने ये एक ही हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जितने भी डॉट डॉट वाले पार्टियां हैं, ये सब की सब कहीं ना कहीं अलग रास्ता जरूर अपनाएंगी। लेकिन इस पूरे खेल में मुझे लग रहा है केजरीवाल की अच्छी खासी फजीहत होने वाली है, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति अपने लिए करते आ रहे हैं, अब उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार ये सारी पार्टियां करती दिख रही हैं। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त बहुत निकाला मेरे धन्यवाद दर्शकों के आपका। लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।